हम आपको यह बताएंगे कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, तो फिर भारत में इतना सन्नाटा और इतनी खामोशी क्यों है। अब जो तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं, ये तस्वीरें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फिनलैंड जैसे देशों से आई हैं, जहां आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने इस हिंसा को रोकने के लिए इसमें संयुक्त राष्ट्र से दखल देने की मांग की। पूरी दुनिया में बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर कितनी चिंता जाहिर की जा रही है, यहां आप देख सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस भारत में दुनिया के 95% हिंदू रहते हैं, उस भारत में बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए अभी तक कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है और आपको कहीं भी ऐसा नजर नहीं आएगा कि भारत में इसे लेकर कोई चिंता जताई जा रही हो। भारत की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहां सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन होते हैं, और अब भी जिस समय हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, इस समय भी भारत में 23 विरोध प्रदर्शन और आंदोलन चल रहे हैं पूरे भारत में। हमारे देश में CAA के खिलाफ आंदोलन हो चुका है, आरक्षण के लिए अलग अलग जातियों के बड़े बड़े आंदोलन हो चुके हैं। हमारे देश में गाजा के मुसलमानों को बचाने के लिए भी विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं और होते रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए हमारे देश में अब तक एक भी बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, जबकि विभाजन से पहले बांग्लादेश हमारा यानी भारत का ही हिस्सा था और बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं वो हिंदू भी इसी भारत के थे। लेकिन आज इन हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर हमारे देश में एक सन्नाटा छाया हुआ है, और इसका कारण क्या हो सकता है? क्या इसका कारण यह हो सकता है कि हमारे देश के नेताओं और लोगों को असल में इन हिंदुओं की जातियों के बारे में शायद अभी पता नहीं है। आप तो जानते हैं हमारा देश और हिंदू समाज और हमारी राजनीति असल में अलग अलग जातियों में बटी हुई है। शायद अभी तक किसी को यह नहीं पता चल पाया है कि बांग्लादेश में जो हिंदू मारे गए हैं, जिन पर अत्याचार हो रहा है, वो किस जाति के हैं। अगर बांग्लादेश के इन हिंदुओं की जाति हमारे देश के नेताओं को पता चल जाती तो शायद वो इसके खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जरूर दर्ज कराते। लेकिन अभी हमारे देश में शायद इन हिंदुओं का कोई हमदर्द नजर नहीं आ रहा। और सोचने वाली बात यह है कि जब भारत में इस पर इतना सन्नाटा है, तब दुनिया में इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और दुनिया भर के लोग एकजुट हो रहे हैं भारत को छोड़कर। अब आप देखिए, गाजा के मुसलमानों के लिए अगर पूरी दुनिया के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, सड़कों पर इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, तो भला बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए क्यों नहीं हो सकते? और असल में ये जब विरोध प्रदर्शन होते हैं, पूरी दुनिया का मीडिया इनकी कवरेज करता है, इनसे सरकारों पर दबाव पड़ता है, नेताओं पर दबाव पड़ता है, और पूरी दुनिया के लोगों को एक जागरूकता उनके अंदर पैदा होती है इस बारे में कि बांग्लादेश में या किसी भी देश में अल्पसंख्यक समुदाय पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं, और तभी दुनिया भर के लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। ऐसे लोग भी आवाज उठाते हैं जिनका उस देश से कोई लेना देना नहीं होता। आज ये सन्नाटा आपको भी परेशान कर रहा होगा कि आखिर भारत के नेता और भारत के लोग इस हिंसा और नरसंहार से विचलित क्यों नहीं हो रहे। तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की ऐसी धर्मनिरपेक्षता, जिसमें फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए होने वाले विरोध प्रदर्शन को तो हम धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, लेकिन अगर हिंदुओं के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने लगे तो उन्हें सांप्रदायिक मान लिया जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे देश के। और ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पिछले 5 वर्षों में हमारे देश में न जाने ऐसी कितनी रैलियां हुई हैं, कितनी पदयात्राएं हुई हैं, कितने विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें मुसलमानों के खिलाफ होने वाली हिंसा को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है, लोगों को उसके बारे में जागरूक किया गया है। और ये रैलियां मुसलमानों के लिए हुई हैं, अलग अलग जातियों के लिए हुई हैं, अलग अलग वर्गों के लिए हुई हैं। लेकिन इसी देश में जब हिंदुओं के लिए कोई आवाज उठानी थी तो ना नेता एकजुट हुए और ना ही हमारे देश के लोग एकजुट हुए। और इस धर्मनिरपेक्षता को आप इस बात से भी समझ पाएंगे कि आज असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता मुसलमान होते हुए भी भारत की संसद में बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जो नेता हिंदू हैं
वो इसके खिलाफ आवाज उठाना तो दूर, इसकी बात तक नहीं करना चाहते। और ये बात शायद बांग्लादेश के हिंदू भी अब समझ चुके हैं। इसलिए उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खुद एकजुट होना शुरू कर दिया है। वो समझ गए हैं कि और कहीं से कोई मदद नहीं आने वाली। इसलिए ढाका में हिंदू समुदाय के लोगों ने हिंसक घटनाओं के खिलाफ पहली बार एक बड़ी रैली निकाली, जिसमें 50,000 से ज्यादा हिंदू शामिल हुए। और पूरे बांग्लादेश में लाखों हिंदू अब कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं। और ऐसी ताकतों का सामना करने के लिए अब वो खुद एकजुट होकर आगे आ रहे हैं। हालांकि इन विरोध प्रदर्शनों के बावजूद बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और यह हिंसा बांग्लादेश के 52 जिलों में फैल चुकी है। और 5 अगस्त से लेकर अब तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 200 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि 150 से ज्यादा हिंदू परिवारों के घरों में आगजनी की गई है। और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि कुछ हिंदुओं की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई, कुछ मंदिरों को बहुत ही सुनियोजित तरीके से उन्हें नष्ट किया गया, उनमें आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई। और क्या क्या हो रहा है आप देखिए। सोचिए, ये बांग्लादेश एक जमाने में भारत का हिस्सा था, हमारा हिस्सा था। भारत के लोग आज भले ही यहां बैठकर अपना समर्थन ना दे रहे हों, भले ही बांग्लादेश में अपने हिंदू भाइयों के खिलाफ आवाज ना उठा रहे हों, लेकिन बांग्लादेश के हिंदू जाग उठे हैं और अब उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो अपनी आवाज खुद उठाएंगे और अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। बांग्लादेश में जिन मंदिरों और हिंदू परिवारों के घरों को जलाया गया, वहां से आज आपको हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। और आपको तब ये पता चलेगा, ये भी सोचना चाहिए कि क्या इन हिंदुओं की जान की आखिर कोई कीमत नहीं है। मेहरपुर भारत बांग्लादेश की सीमा के बेहद नजदीक, और ये वो इलाका माना जाता है जो जमाते इस्लामी का गढ़ है। और यहां आने के पहले हमें लगातार हिदायत दी गई थी कि इन इलाकों में न जाएं, यहां खतरा हो सकता है। लेकिन इन तस्वीरों को तमाम दर्शकों तक लाने के लिए हमने ये जोखिम लिया। 325 किलोमीटर की यात्रा तय करके हम मेहरपुर पहुंचे हैं ढाका से। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं मुकुंद ब्रह्मचारी जी, जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। लेकिन सीधे तस्वीरों से शुरुआत करते हुए यहाँ पर देखिए, कई हिंदू समाज की महिलाएं हैं, आंखों में आंसू है। और वो आंसू इसलिए हैं क्योंकि उनके भगवान को नुकसान पहुंचाया गया, लूटपाट हुई, तोड़फोड़ हुई। बाहर का प्रांगण देखिए, इस इलाके में प्रसाद मिलता था, प्रसाद बंटता था। और इस जगह पर जब जो उपद्रवी तत्व आए थे, उन्होंने यहां सब कुछ आग के हवाले कर दिया। मंदिर की संपत्ति में मोटरसाइकिल थी, उसे जला दिया गया। दरअसल ये मंदिर एक किराए की इमारत में चल रहा था और इस्कॉन के लोग चंदा जमा करके यहाँ एक मंदिर बनाना चाहते थे। लेकिन 5 अगस्त की घटना एक बार ढाका में शुरू हुई, वहां हिंसक झड़प शुरू हुई प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच। तो यहां पर चरमपंथियों ने सीधे हिंदुओं को निशाना बनाया। ये देखा पा रहे हैं, खिड़कियां जला दी गई हैं, सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया है। इसके पहले मैं आपको भीतर लिए चलूं, कई सारे अब जो स्थानीय हिंदू हैं, आप ये भी बता दूं कि जो बांग्लादेश में ढाका में है वो तो फिर भी प्रदर्शन करने बाहर निकल रहे हैं। मेहरपुर जैसे रिमोट एरिया में, सुदूर इलाके में हिंदू बाहर ही नहीं निकल रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता अगर ऐसा हुआ तो फिर निशाना बनाए जाएंगे। जिस कमरे में मैं हूं, ये दफ्तर था और यहां पर पवित्र ग्रंथ, बहुत दुर्लभ और बहुत पुराने पवित्र ग्रंथ रखे गए थे। लेकिन इसके बाद आप यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं, आगजनी हुई है, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। आपको दूसरे इलाके में लिए चलते, देखिए यहां से आप देखेंगे, आपको पता लगेगा कि किस तरह सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया है। धर्म ग्रंथों को जलाया गया, तस्वीरों को जलाया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया। और इतना ही नहीं, यहाँ जो पुजारी हैं वो ये बता रहे हैं कि दरअसल एक्सप्लोजन तक की आवाज, यानी किसी तरह की ऐसी चीजें, पेट्रोल बम जैसा लाया गया था ताकि रेसिडेंट्स को भी नुकसान पहुंचाया जा सके। ये भगवान जगन्नाथ का गर्भगृह है। महाराज जी थोड़ा सा रोशनी आने दें। और ये भगवान जगन्नाथ का गर्भगृह है, यहीं पर उनकी पूजा होती थी और सुबह शाम आरती होती थी। लेकिन यहाँ पर तोड़फोड़ हुई। 5 तारीख के पहले जब 5 बजे, लगभग 5 से 5:30 बजे इधर से वो लोग आक्रमण पहले शुरू किया। आप देखते हैं जो ईट जो होता स्टोन और पेट्रोल का बम है वो निक्षेप करने के लगा। पेट्रोल बम लेकर के आए थे, पेट्रोल बम, गोला बारूद और बहुत कॉकटेल भी, ग्रेनेड भी के लेके आया। हमारा जो मंदिर
तोड़ने के लिए, ढंग से करने के लिए। इसके बाद हम मंदिर पे लगभग 16 आदमी थे मंदिर पे उपस्थित। 16 लोग आप लोग मंदिर पे थे? हाँ हाँ हाँ। मेरे साथ अंचल भट्टाचार्य हैं और जिस घर में मैं हूं, जो जला हुआ, ये पल्लव भट्टाचार्य का घर है, एक बांग्लादेशी हिंदू। 5 तारीख को यहाँ पर क्या हुआ था अंचल जी? हेलो, जब तक ये बात करते मैं आपको घर के अंदर लिए चलता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए घर में सब कुछ जल चुका है और जैसे हम घर के भीतर जाते हैं, ये भी इस्कॉन मंदिर से महज कुछ ही दूरी पर है। अगर आप देखेंगे आप ये, तो यहाँ पर घर जलाए गए हैं और जाहिर है उस समय पूरा परिवार यहाँ से चला गया। तो ये जो भट्टाचार्य जी का घर था, एक बांग्लादेशी हिंदू, और देखिए सब कुछ जला दिया गया है। कमरे के भीतर हम हैं और अंचल जी हैं। अंचल जी, आप मुझे बताइए 5 तारीख की घटना में आप क्या देख रहे थे अपने आँख के सामने? घर में कितने लोग थे उस समय? नहीं, कोई नहीं? नहीं। कितने लोग आए थे यहाँ पर आग लगाने के लिए? कितने लोग आए थे भीड़ में आग लगाने? मिनिमाम 500 तो हবেই মানুষ যারা এসছে ভাঙতে, বহু লোক 500। और क्यों जलाया उन्होंने? क्यों जलाया उन्होंने? कुछ बोल रहे थे, क्यों जलाया उन्होंने? किस बात की नाराजगी थी? दौड़े भाঙते है, मैंने एकदम लूट तराज सब आगुन दिए। मैं इस समय भारत बांग्लादेश की सीमा पर सबसे नजदीकी शहर मेहरपुर में हूं और मेरे ठीक पीछे आप मेहरपुर पुलिस हेडक्वार्टर देख रहे हैं और सभी पुलिसकर्मी यहां हेडक्वार्टर के अंदर ही हैं। ये कोई कैद नहीं है, लेकिन वो यहां से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में जिस तरह का खतरा उन्होंने देखा है। खासकर ढाका में आपने जो तस्वीरें देखी हैं और जिस तरह से प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई हुई, ऐसे में एक गुस्सा था और उसके बाद पुलिसकर्मी दरअसल इन जगहों से अपने या तो थानों में चले गए या फिर कई सारे शहरों में तो अंडरग्राउंड हो गए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये तमाम पुलिसकर्मी अपने अपने इलाकों में हैं और पुलिस थानों की जो सुरक्षा है वो दरअसल सेना को सौंप दी गई है। अब देखिए, सोचने वाली बात यह है कि ये विद्रोह हुआ, कहते हैं शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह हुआ। ठीक है, शेख हसीना तो वहां से चली गई, उनकी सरकार गिर गई, अब वो प्रधानमंत्री नहीं है। ये विद्रोह हुआ आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण भी समाप्त हो गया। लेकिन अब हिंसा रुक क्यों नहीं रही? लूटपाट रुक क्यों नहीं रही? और देखिए, अब अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश में बड़ी संख्या में जो हजारों लाखों हिंदू कैसे अब सड़कों पर आ चुके हैं, ये आज तस्वीर सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। कुछ दिन पहले तक लोगों को चिंता हो रही थी कि बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या होगा और वो हिंसा का शिकार भी हुए। लेकिन देखिए बड़ी बात क्या है, भारत के हिंदुओं से कोई ज्यादा समर्थन नहीं मिला। भारत के जो लोग थे वो दुखी तो होंगे जरूर, लेकिन अपने अपने घरों में बैठकर वो ये दुख मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, अपने अपने परिवार के साथ ही। ऐसे में बांग्लादेश के हिंदुओं में जो जागरूकता आई है, जो उन्होंने एक नई क्रांति का ऐलान किया है, ऐसा बहुत कम होता है जब बांग्लादेश जैसे देश में अल्पसंख्यक लोग, खास तौर पर हिंदू समुदाय के लोग इतनी बड़ी संख्या में अगर सड़कों पर निकल आए। और अब उन्होंने ये समझ में आ गया कि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। और बांग्लादेश के हिंदुओं ने असल में दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं को एक बड़ा मजबूत संदेश वहां से दिया है। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या बांग्लादेश में हुए खून खराबे और तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ है। शेख हसीना ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि अगर उनकी सरकार अमेरिका को बांग्लादेश का सेंट मार्टिन्स द्वीप देने के लिए तैयार हो जाती तो बांग्लादेश में तख्ता पलट नहीं होता। असल में यह शेख हसीना का वही भाषण है। यही बात शेख हसीना वहां भागने से पहले, सत्ता छोड़ने से पहले लोगों को बताना चाहती थी और यही भाषण वो वहां टीवी पर देना चाहती थी और लोगों को संबोधित करना चाहती थी और बताना चाहती थी कि जो कुछ हो रहा है इसके पीछे क्या है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये वही भाषण है। अब ये जो द्वीप है जिसके बारे में शेख हसीना ने यह मुद्दा उठाया है, ये वही द्वीप है जिसे बांग्लादेश में कोकोनट आइलैंड कहते हैं, जिसका बांग्ला भाषा में अर्थ होता है नारिकेल जिंजिरा। और यहां सिर्फ 7,000 लोगों की आबादी है इस छोटे से द्वीप में।
क्षेत्रफल के मामले में यह द्वीप इतना छोटा है कि दिल्ली का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उस हवाई अड्डे के कुल क्षेत्रफल में ऐसे 7 द्वीप बन सकते हैं। हमारे दिल्ली के हवाई अड्डे में ऐसे 7 द्वीप बन जाएंगे। विभाजन से पहले यह द्वीप भारत के पास था, लेकिन बंटवारे के बाद भारत ने यह आइलैंड पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दिया था और तभी से अमेरिका इस आइलैंड के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। अमेरिका की नजर इस आइलैंड पर थी। वर्ष 1955 से 2024 के बीच अमेरिका ने इस आइलैंड को लीज पर लेने के कई प्रयास किए कि आप हमें यह लीज पर दे दीजिए। और अब भी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, उसका असली कारण इसी आइलैंड को माना जा रहा है, इसी द्वीप को माना जा रहा है। तो ऐसा इसमें क्या खास है? यह बांग्लादेश का एकमात्र कोरल द्वीप है जहां से बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, म्यांमार और चीन की निगरानी बहुत आसानी से की जा सकती है। यानी इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी प्राइम लोकेशन है, बड़े मौके की लोकेशन है इसकी। और इसीलिए जिसके पास ये द्वीप होगा वो इन सारे देशों पर नजर रख सकता है। और यही कारण है कि अमेरिका यहां अपनी नौसेना के लिए अपना एक नेवल बेस बनाना चाहता था, जिसके लिए शेख हसीना तैयार नहीं थी। पिछले साल जून 2023 में शेख हसीना ने अपने एक भाषण में कहा था कि जब तक बांग्लादेश में उनकी सरकार है तब तक सेंट मार्टिन्स आइलैंड को अमेरिका को कभी नहीं सौंपा जाएगा। लेकिन अगर बांग्लादेश में खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी का शासन आ गया तो इस द्वीप को उनकी पार्टी अमेरिका को बेच देगी। उस समय अमेरिका ने इन आरोपों को खारिज किया था और कहा था कि वो बांग्लादेश की संप्रभुता का सम्मान करता है। लेकिन इसके बाद बांग्लादेश में जितनी भी घटनाएं हुई, उनसे यही लगता है कि शेख हसीना की सरकार को गिराने के पीछे अमेरिका का स्वार्थ हो भी सकता है। चुनावों से सिर्फ 4 महीने पहले सितंबर 2023 में अमेरिका ने यह कहते हुए बांग्लादेश के कई नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया था कि बांग्लादेश में चुनावों की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है। और इनमें भी जिन नेताओं पर प्रतिबंध लगे उनमें ज्यादातर शेख हसीना की पार्टी के थे। यह सब कुछ ऐसे समय में हुआ जब शेख हसीना बांग्लादेश की संसद में खुलकर इस बात को कह रही थी कि अमेरिका चाहे तो वो किसी भी देश में सरकार को बदल सकता है, इतनी ताकत है अमेरिका के पास। और ये बात बांग्लादेश का मीडिया भी लगातार कह रहा था कि अमेरिका बांग्लादेश में दखलंदाजी करके यहां की सरकार को गिरा देगा। उस समय बांग्लादेश के एक अखबार ने दावा किया था कि अमेरिका ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए 3 नवंबर 2023 तक का समय दिया है और अगर इस बार उन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी तो इसके गंभीर परिणाम बांग्लादेश को भुगतने पड़ेंगे। इसके अलावा इसी साल जनवरी में आम चुनावों से ठीक पहले अमेरिका के कुछ अधिकारी बांग्लादेश आए और उन्होंने यहां विपक्ष के नेता खालिदा जिया और जमाते इस्लामी के नेताओं से मुलाकात की। अमेरिका कहता है कि वो बांग्लादेश के लोकतंत्र को मजबूत करना चाहता है, इसलिए उसने बांग्लादेश के विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने के लिए अपने बड़े अधिकारियों को यहां भेजा। लेकिन शेख हसीना कहती हैं कि जिस जमाते इस्लामी पर उनके देश की सर्वोच्च अदालत ने प्रतिबंध लगाया है, उसके नेताओं से मिलकर अमेरिका के अधिकारी कौन से लोकतंत्र को मजबूत कर रहे थे। शेख हसीना का आरोप है कि यह मुलाकात उनकी सरकार को हटाने के लिए हुई थी और इसके कई सबूत हैं। इसी साल 26 मई को शेख हसीना ने यह बयान दिया कि एक व्हाइट क्रिश्चियन कंट्री यानी एक व्हाइट क्रिश्चियन देश बांग्लादेश के सेंट मार्टिन्स द्वीप में अपना नेवल बेस बनाने की मांग कर रहा है, जिसके लिए उनकी सरकार कभी सहमत नहीं होगी। और संयोग की बात यह है कि शेख हसीना ने यह बयान 26 मई को दिया और इसके 10 दिन के बाद ढाका हाईकोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को बहाल करने का फैसला सुना दिया और इसी फैसले के बाद बांग्लादेश में दंगे भड़के आरक्षण के खिलाफ। और इससे ऐसा लगता है कि शेख हसीना के बयान में और ढाका हाईकोर्ट के फैसले के बीच कुछ न कुछ कनेक्शन था। यह बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि अमेरिका के एक डिप्लोमेट जिनका नाम है डोनाल्ड लू, वो इसी साल शेख हसीना के 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 बार बांग्लादेश आए और ये वही डिप्लोमेट हैं जिन पर इसी साल पाकिस्तान में हुए चुनाव के दौरान यह आरोप लगा कि वो इमरान खान को वहां की सरकार से बाहर रखना चाहते हैं। और यह आरोप खुद इमरान खान ने लगाए थे। इमरान खान ने कहा था कि उनकी सरकार भी अमेरिका ने ही गिराई है। और इत्तेफाक की बात यह है कि पाकिस्तान के चुनाव में इमरान खान के खिलाफ बयान देने वाले अमेरिका के डिप्लोमेट डोनाल्ड लू ही बांग्लादेश में भी चुनाव होने के बाद
कई बार ढाका आए, जिससे अमेरिका की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। यानी एक ही डिप्लोमेट के जो है फुटप्रिंट्स आपको दिख रहे हैं पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी। इमरान खान ने भी यही कहा कि मेरी सरकार को हटाने के पीछे, मुझे जेल भेजने के पीछे अमेरिका का हाथ है। आपको याद होगा इमरान खान ने यह आरोप लगाया था। इसके अलावा यहां बांग्लादेश ट्रिब्यून की एक और रिपोर्ट यह कहती है कि बांग्लादेश में अमेरिका के एम्बेसडर पीटर हास 25 जुलाई को ढाका छोड़कर अमेरिका लौट गए, जिससे सवाल खड़ा होता है कि जब 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छात्रों का आंदोलन समाप्त हो चुका था और 25 जुलाई को बांग्लादेश में स्थिति सामान्य हो चुकी थी, तब पीटर हास को ऐसा क्या पता चला कि वो हिंसक आंदोलन शुरू होने से ठीक पहले चुपचाप बांग्लादेश छोड़कर चले गए। इससे भी बड़ी बात यह कि खालिदा जिया की पार्टी से पीटर हास के रिश्ते काफी अच्छे थे और इस बात का शेख हसीना की पार्टी के कई नेताओं ने विरोध किया था और पीटर हास को तब धमकी भी दी थी। और सोचिए, ये वही पीटर हास हैं जिन्हें शेख हसीना की पार्टी अपना दुश्मन मानती थी और खालिदा जिया की पार्टी उनका समर्थन करती थी। और वो 5 अगस्त के तख्तापलट से 11 दिन पहले चुपचाप बांग्लादेश छोड़कर चले गए, जिससे बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे अमेरिका का हाथ होने का आरोप लगता है। और अब ये बात शेख हसीना खुलेआम कह रही हैं, अगर उनकी ये चिट्ठी जो लीक हुई है अगर ये सही है तो। यहां आपको 3 बातें आज नोट करनी चाहिए। पहली बात यह कि शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में जिस अंतरिम सरकार का गठन हुआ उसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर अमेरिका बहुत भरोसा करता है और मेहरबान भी है, और वो बांग्लादेश के एकमात्र नागरिक हैं जिन्हें अमेरिका ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। आप कह सकते हैं कि वो अमेरिका के बहुत करीबी नेता हैं। दूसरा, अमेरिका को बांग्लादेश के लोकतंत्र की इतनी चिंता होती कि वो बार बार वहां के चुनावों में न सिर्फ हस्तक्षेप करता है बल्कि अपने अधिकारियों को भी बांग्लादेश के विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करने के लिए भेजता है। और अमेरिका ये सब बांग्लादेश के लोकतंत्र को तानाशाही से बचाने के नाम पर करता है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जिन मुस्लिम देशों में तानाशाही है, जहां लोकतंत्र आज भी ना के बराबर है, अमेरिका उन देशों की चिंता क्यों नहीं करता? ऐसे बहुत सारे देश हैं और इस तरह के देशों में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर या तो आंशिक लोकतंत्र है या फिर इन देशों में कोई लोकतंत्र है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका को इन देशों के लोकतंत्र की कोई चिंता नहीं होती। उदाहरण के तौर पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मुस्लिम देश हैं इस दुनिया में जहां पर लोकतंत्र है ही नहीं, जहां पर एक परिवार का शासन चलता है, लेकिन अमेरिका वहां नहीं जा सकता। तो ये एक अमेरिका की बात है। तीसरा बड़ा पॉइंट यह है कि आज अमेरिका ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या करने वाले बांग्लादेश के पूर्व सैन्य अधिकारी राशिद चौधरी को अपने ही देश में शरण दी हुई है। लेकिन यही अमेरिका शेख हसीना को राजनीतिक शरण देने से इनकार कर रहा है, जिससे अमेरिका और पश्चिमी देशों का असली चरित्र पता चलता है। तो सोचिए, ये वो अमेरिका है, शेख मुजीबुर रहमान के को मारने वाले उसके हत्यारे को तो उन्होंने राजनीतिक शरण अपने देश में दे रखी है, लेकिन शेख हसीना को राजनीतिक शरण नहीं दी। एक और बड़ी बात यह कि दुनिया में कुल 57 मुस्लिम देश हैं, इसके बावजूद इनमें एक भी देश ने शेख हसीना को अपने यहां राजनीतिक शरण देने की कोशिश नहीं की है, जबकि शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के शासन में ही बांग्लादेश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC का सदस्य देश बना था। शेख हसीना खुद एक मुस्लिम नेता हैं, फिर भी एक भी मुस्लिम नेता ने उन्हें अपने यहां आने का न्योता नहीं दिया। आज इस संगठन का एक भी मुस्लिम देश शेख हसीना को अपने यहां राजनीतिक शरण देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि शेख हसीना ने कहा है कि वो वापस बांग्लादेश जरूर लौटेंगी। तो ये एक बड़ी बात जो है वो ये है कि बहुत लोग सोच रहे थे कि शेख हसीना अब इस गेम से बाहर हैं। शेख हसीना ने कहा है कि वो वापस बांग्लादेश जरूर लौटेंगी और उन्हें कोई रोक नहीं सकता, यानी पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने इन दावों का खंडन किया है और कहा है कि ढाका छोड़ने के बाद और पहले भी इस तरह का कोई बयान उनकी मां ने नहीं दिया है। तो एक बड़ी बात यह है कि ये उनका जो बयान है, उनकी जो चिट्ठी है या भाषण की जो प्रति है जो लीक हो गई है,
उसमें शेख हसीना ये कह रही हैं कि सबके पीछे अमेरिका का हाथ है, लेकिन अब उनके पुत्र ने यह कहा है कि उनकी मां ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन जब स्थिति इस तरह की होती है तो तमाम तरह की खबरें आती हैं और बहुत सारी खबरें राजनीति को ध्यान में रखकर जो है कही जाती हैं, बताई जाती हैं। हो सकता है कि शेख हसीना एक अलग रणनीति के हिसाब से चल रही हों और उनका बेटा जो दूर बैठा है वो शायद एक अलग रणनीति के हिसाब से चल रहा हो। अब बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शन और तख्तापलट का असर पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है और इमरान खान की पार्टी की उम्मीद ये जगी है कि वो भी विरोध प्रदर्शन के सहारे शायद बांग्लादेश जैसा कुछ पाकिस्तान में कर सकते हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई की छात्र इकाई ने पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और इनका कहना है कि पाकिस्तान में संविधान की रक्षा होनी चाहिए। साथ ही उनकी मांग है कि देश में छात्र संघों की पूरी बहाली होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की सरकार इस विरोध प्रदर्शन को लेकर पहले से ही सतर्क हो गई है और उसने कहा है कि जो भी कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि अगर कोई छात्र हिंसक आंदोलन में शामिल होता है तो उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा और उसके शहर छोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और वहां की सरकार ने सभी प्रांतों की सरकारों को ऐसी कार्रवाई करने के लिए आदेश अभी से जारी कर दिए। आपको उस उलटफेर के बारे में बताते हैं जो ओलंपिक खेलों में नहीं बल्कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में हुआ है। यूक्रेन की सेना करीब 30 किलोमीटर तक रशिया की सीमा में प्रवेश कर गई है और एक बहुत बड़े क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया है और इस क्षेत्र का नाम है कुर्स्क। यूक्रेन के 1000 से ज्यादा सैनिक टैंक और तोप के साथ रशिया में प्रवेश कर गए हैं और जबरदस्त फायरिंग और ड्रोन से हमले उन्होंने किए हैं। और यह दावा इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने किया है जो दुनिया में वॉर्स की यानी युद्ध की स्टडी करने वाली एक संस्था है। यूक्रेन की यह कार्रवाई रशिया के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि रशिया एक हफ्ते में युद्ध जीतने का दावा कर रहा था। आप याद कीजिए, आज से 2.5 वर्ष पहले रशिया ने यही कहा था कि हम एक हफ्ते में यूक्रेन को कुचल देंगे, लेकिन अब इस युद्ध को 2.5 वर्ष पूरे होने वाले हैं और युद्ध जीतना तो दूर, उल्टा यूक्रेन की सेना अब रशिया की जमीन पर कब्जा कर रही है। यूक्रेन की सेना ने रशिया के कई हिस्सों पर अपना झंडा फहरा दिया है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस क्षेत्र में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है, इमरजेंसी घोषित कर दी है और सैनिकों की संख्या उन्होंने अपनी बढ़ा दी है। यूक्रेन के इस हमले के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उनका पहला काम दुश्मन को अपने इलाके से बाहर खदेड़ना है। राष्ट्रपति पुतिन के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि पहले वो आत्मविश्वास से भरे हुए थे और अब से 2-2.5 वर्ष पहले वो ये कहा करते थे कि वो पहले कहते थे कि एक हफ्ते में यूक्रेन को जीत लेंगे, फिर कहते थे कि एक हफ्ता नहीं कुछ हफ्ते में हम यूक्रेन को पूरी तरीके से इस युद्ध में हरा देंगे। लेकिन 2.5 वर्ष के बाद स्थिति ये आ गई कि आज व्लादिमीर पुतिन को ये कहना पड़ रहा है कि सबसे पहले तो उन्हें अपना इलाका खाली कराना है और दुश्मन को वापस खदेड़ना है। ये कितनी बड़ी बात है और यूक्रेन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और रशिया को भी हैरान कर दिया है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यह हमला रशिया के हमले का जवाब है और यूक्रेन यह संदेश देना चाहता है कि वो भी रशिया पर दबाव डालने में सक्षम है, वो भी युद्ध का जवाब उसी भाषा में देने में सक्षम है। अब सोचिए, रक्षा के मामले में, अपनी सेना के मामले में रशिया को एक सुपर पावर माना जाता है। रशिया वो देश है जो पूरी दुनिया के देशों को हथियार बेचता है। रशिया की सेना दुनिया की सबसे बड़ी और प्रोफेशनल सेनाओं में मानी जाती है। रशिया के पास हथियारों की कोई कमी नहीं, एक से एक हथियार रशिया के पास है। फिर भी बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन ने इतना बड़ा उलटफेर कैसे किया? तो इसके पीछे यूक्रेन अकेले नहीं हो सकता। यूक्रेन की सेना अकेले अपने दम पर रशिया के खिलाफ यह कार्रवाई कर ही नहीं सकती और इसी के लिए यूक्रेन की सेना के पीछे असल में अमेरिका और नेटो देशों की ताकत लगी हुई है। यूक्रेन को तमाम हथियार और पैसा नेटो देशों से मिल रहा है और इनमें भी अमेरिका इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। पिछले 2.5 वर्षों में यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए जो 18,64,000 करोड़ रुपया मिला, उनमें से 7 लाख करोड़ रुपए अकेले अमेरिका ने दिए।
हालांकि इसका एक पहलू यह भी है कि अगर आज अमेरिका यूक्रेन को मदद देना बंद कर दे तो यूक्रेन इस युद्ध में रशिया की सेना का सामना कर नहीं पाएगा। इसलिए बड़ी बात यह है कि यूक्रेन प्रवेश तो कर गया रशिया की सीमा में, आज यूक्रेन के पास थोड़ी ताकत तो आ गई है, लेकिन कितने दिन तक ये ताकत रहेगी, यूक्रेन की सेना आखिर कितने दिनों तक लड़ेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह यूक्रेन पर लगा हुआ है। और वो क्या है मैं आपको बताता हूं। उस प्रश्न चिन्ह का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अगर अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में, जो कि नवंबर के महीने में होने वाले हैं, बस अब से 2-2.5 महीने की बात है, अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए और वो राष्ट्रपति बन गए तो फिर यूक्रेन की जो ताकत है ये लगभग समाप्त हो जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रशिया के करीबी माने जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये बात पहले भी कह चुके हैं, अगर वो आ गए तो फिर यूक्रेन के लिए अमेरिका से हथियार पाना, पैसे की मदद पाना पहले जैसा नहीं रहेगा। ये मदद या तो बंद हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि जिस यूक्रेन में 2.5 साल से युद्ध चल रहा है, उस यूक्रेन ने इस बार ओलंपिक खेलों में 12 मेडल जीते हैं, जिनमें 3 गोल्ड मेडल हैं, जबकि भारत ने ओलंपिक खेलों में सिर्फ 6 मेडल जीते हैं, जिनमें एक भी गोल्ड मेडल नहीं है। तो यूक्रेन ऐसा देश जो युद्ध में लगभग इतना संघर्ष कर रहा है 2.5 साल से, तो भी वहां के खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड मेडल इस बार ओलंपिक्स में जीत लिए। यूक्रेन की आबादी करीब 3.25 करोड़ है। सोचिए, 3.25 करोड़ की आबादी वाला देश, और ओलंपिक खेलों की मेडल टैली में यूक्रेन 22वें नंबर पर है, जबकि 145 करोड़ की आबादी वाला भारत इस मेडल टैली में 71वें नंबर पर है। इसलिए यूक्रेन के खिलाड़ियों से अगर कुछ सीखना चाहिए तो आपको यह देखना चाहिए कि यूक्रेन के जो खिलाड़ी हैं वो युद्ध के दौरान लगातार अपनी प्रैक्टिस करते रहे, उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया। और अगर आप देखें, यूक्रेन की जो सेना है उसके पास है लगभग 9 लाख की सेना यूक्रेन की है, और रशिया की जो सेना है वो 13 लाख की है। यानी रशिया से काफी छोटी सेना है यूक्रेन के पास, लेकिन उसके बाद भी यूक्रेन इस बार इस गेम को पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम आपको एक बहुत गंभीर खबर दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, और ये खबर हमारे देश के डॉक्टरों के लिए और हेल्थ वर्कर्स के लिए तो है ही, लेकिन आज की जो खबर है देश के हर परिवार और माता पिता के लिए भी है। अब आप सोचिए, थोड़ा सा पहले, खबर से पहले मैं आपको बताता हूं, हमारे देश में अगर कोई माता पिता अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, उसके बाद उसे डॉक्टर बनाते हैं, डॉक्टर बनने के बाद उनकी जो बेटी है वो अस्पताल में काम करने के लिए जाती है और बेटी की नाइट शिफ्ट लग जाती है। आप में से बहुत सारे माता पिता ऐसे होंगे, जब आपकी बेटियों की या आपके बच्चों की नाइट शिफ्ट लगती होगी तो आपको चिंता रहती होगी कि नाइट शिफ्ट थोड़ी खतरनाक शिफ्ट होती है, कुछ भी हो सकता है, आप थोड़ी चिंता तो करते ही हैं। और यहां भी यही हुआ, नाइट शिफ्ट लगी एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की, और ये नाइट शिफ्ट जो है, अब मैं आपको वही बताने वाला हूं कि कैसे इस नाइट शिफ्ट ने कोलकाता की एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की जान ले ली। कहने को तो ये महिला डॉक्टर अपने घर से यही कहकर निकली कि वो अपनी ड्यूटी पर जा रही है और आज नाइट शिफ्ट है, लेकिन नाइट शिफ्ट के दौरान जो कुछ हुआ वो आज आपको हैरान कर देगा। नाइट शिफ्ट के दौरान एक दरिंदा इस अस्पताल में आया, उसने पहले 31 साल की इस महिला डॉक्टर की हत्या की, फिर बुरी तरह से उसका बलात्कार किया, और आज कोलकाता और पूरे भारत में डॉक्टर्स इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब हमारे देश के डॉक्टर्स अपने लिए ही सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया के लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन आज हमारे देश के डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारी जान कौन बचाएगा। ये प्रदर्शन जो हो रहे हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देश के कोने कोने में आज हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया है, और हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है। हमारे देश में आज भी डॉक्टर्स का बड़ा सम्मान किया जाता है। आपको याद होगा, डॉक्टर को आज भी डॉक्टर साहब कहकर बुलाते हैं लोग। जब पेशेंट जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं।
डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। डॉक्टर के सामने बड़े से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर उस डॉक्टर की जान खतरे में आ जाए, वो डॉक्टर जो दुनिया की जान बचाता है, अगर उसकी जान खतरे में आ जाए तो उसे कौन बचाएगा? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये घटना आपको बताते हैं। ध्यान से आप सुनिएगा, खास तौर पर माता पिता जो हैं उन्हें सुनना चाहिए। ये घटना 8 और 9 अगस्त की रात की है, जब कोलकाता के राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज से एक ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी, जो उस दिन 3 और डॉक्टर्स के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। इनमें 2 डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट से थे और एक ट्रेनी डॉक्टर थी और एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से था। यह सारा नाइट शिफ्ट का स्टाफ था। पुलिस का कहना है कि उस रात इन सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने साथ में खाना खाया। इसके बाद यह महिला डॉक्टर रात को करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई। लेकिन इसके बाद संजय रॉय नाम का एक आदमी पीछे के रास्ते से इस सेमिनार हॉल में आया और पहले उसने इस लड़की का बलात्कार किया और फिर बहुत ही निर्ममता के साथ इसकी हत्या कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आरोपी ना तो अस्पताल के स्टाफ से था, ना ही किसी मरीज का कोई रिश्तेदार था। यह व्यक्ति कोलकाता पुलिस के लिए बतौर एक वॉलंटियर काम करता था। यह कोलकाता पुलिस का एक वॉलंटियर था, जिसे कहते हैं कि सिविल वॉलंटियर। और जब कोई पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती होता था तो उसकी दवाइयां लाने के लिए या उसकी दूसरी मदद करने के लिए यह व्यक्ति अस्पताल में एक सहायक के तौर पर मौजूद रहता था। लेकिन जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन यह आरोपी किसी भी काम से अस्पताल में नहीं आया था। यानी इसकी जो एंट्री है पूरी तरीके से इलीगल एंट्री थी। उस दिन यह अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया था और पुलिस का कहना है कि उस दिन इसने शराब पीने के बाद अपने मोबाइल फोन पर यौन उत्पीड़न के कुछ वीडियोस देखे और बाद में यह उस सेमिनार हॉल में गया जहां यह महिला डॉक्टर अपनी नाइट ड्यूटी के दौरान एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए सोने के लिए आई थी, आराम करने के लिए आई थी। इसके अलावा घटना के बाद इस व्यक्ति ने सबूत मिटाने के लिए खून से सने अपने कपड़ों और जूतों को धोया अगले दिन। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब उसने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अस्पताल में प्रवेश करने वाले लोगों की छानबीन की तो उसे पता चला कि यह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो बिना कारण वहां पर घूम रहा था, जो बिना किसी कारण के वहां आया था। और इसने अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पी, वहां मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखे और इसी के बाद इसने इस महिला डॉक्टर का पहले रेप किया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या की। और जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तो वो जूते भी बरामद हो गए जिन पर उस महिला डॉक्टर का खून लगा हुआ था, जिन जूतों को इसने धोने की कोशिश की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह लिखा है कि जब पीड़ित डॉक्टर का शव मिला तब उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसके चेहरे, पेट, पैर और हाथ पर चोट के गहरे निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और इससे आप समझ सकते हैं कि इस महिला डॉक्टर को इस आरोपी ने उस रात को कितने विभत्स तरीके से उसकी हत्या की होगी और उसका रेप किया होगा। আমরা সুবিচার চাই, সুবিচার চাই। তা আমার মেয়েকে আমাদের সন্দেহ ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। কি হবে কি হবে না এখন এই সমস্ত আমরা বলতে পারছি না। মেয়েকে তো আর খুঁজে পাবে না। যাই গেছে আমাকে আমার যা গেছে সে কেউ দেবে না। সুতরাং এই ব্যাপার নিয়ে আমি আর কোনো কথা বলবো না। সেটা তখন পুলিশ খুব বাজে ব্যবহার করেছে, আমাদের গাড়িটাকে মেরে আবার গাড়িটা মানে ঠেলে ঠেলে আমাদের গাড়ি পার করছে। কেন সে পুলিশ জানে, আমি কি করে জানবো বলুন? For us, he is a criminal of the highest order, and we would see to it that he gets the highest punishment. And it is just the beginning of the investigation. Jadi aur kichu thake, obviously we are collecting more and more evidence, we are examining more people. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद महिला हैं और उनके राज्य में यह सब हो रहा है। तो मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिया कि अगर कोलकाता पुलिस 18 अगस्त तक इस मामले को पूरी तरह सुलझाने में कामयाब नहीं होती तो वो इस केस को सीबीआई को सौंप देंगी। সবাইকেই সরানো হয়েছে এবং ডগ স্কোয়াড থেকে শুরু করে ভিডিও থেকে শুরু করে
ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে সবাইকেই ইনভলভ করা হয়েছে যাতে খুনি গ্রেপ্তার হয় এবং দোষীরা শাস্তি পায়। এবং আমি চাই পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেপ্তার করবে। আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা খুন কিনারা করতে না পারেন, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা सीबीआई के দিয়ে দেবো। आज बड़ा सवाल यह भी है कि हमारे देश में ऐसा कब होगा जब डॉक्टरों को इज्जत मिलेगी और डॉक्टरों को सुरक्षा भी दी जाएगी। आप खुद सोचिए, एक परिवार अपनी बेटी को पढ़ाता लिखाता है, डॉक्टर बनाता है, लेकिन जब वो बेटी एक अस्पताल में प्रैक्टिस कर रही होती है, पढ़ाई कर रही होती है, काम कर रही होती है, तो उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है। और ये सब भी उस देश में हो रहा है जहां 1108 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। हमारे देश में तो वैसे ही डॉक्टरों की संख्या इतनी कम है, हमें और ज्यादा डॉक्टर्स की आवश्यकता है, लेकिन जो हमारे डॉक्टर हैं अभी वो किन हालात में, कितने मुश्किल हालात में वो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही दुखद बात है। इसलिए आज हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश में कोई भी डॉक्टर देश के किसी भी कोने में किसी भी अस्पताल में काम करता हो, उसे पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, इज्जत तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन पूरी सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। हमारे देश में हर साल डॉक्टर बनने के लिए 20 लाख से ज्यादा छात्र और छात्राएं नीट की परीक्षा देते हैं। लेकिन सोचिए, आज जब इन छात्रों के माता पिताओं को यह पता चलेगा कि जिस बेटी को वो डॉक्टर बनाकर अस्पताल में भेजना चाहते थे, उन अस्पतालों में वो बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो इन लाखों माता पिताओं का क्या हाल होगा। इस घटना में भी अगर इस आरोपी को अस्पताल के पीछे शराब पीने से रोका गया होता, उसे अस्पताल में अंदर आने से रोक दिया गया होता, तो इस डॉक्टर की जान न जाती और ये महिला डॉक्टर आज जीवित होती। यानी अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा को लेकर चूक ही चूक है। इस तरीके के लोग अस्पताल में पहुंच जाते हैं, वहां शराब भी पी लेते हैं, शराब पीने के बाद अस्पताल के अंदर वार्ड में भी चले जाते हैं, सेमिनार हॉल में भी चले जाते हैं, बलात्कार करते हैं, हत्या करते हैं और रोकने वाला कोई नहीं। हमें ऐसा लगा था कि निर्भया के हादसे के बाद जो 2022 में हुआ था, माफ कीजिएगा 12 में हुआ था, तब से लेकर अब तक शायद देश में कुछ जागरूकता आई होगी। तब से लेकर अब तक हमने कानूनों को इतना सख्त बना दिया है, सजा इतनी सख्त कर दी है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हमारे देश में रुकने का नाम नहीं ले रही। किस्मत सखी नहीं है, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं है, फिर भी जंग लग जाता है। आत्मसम्मान शरीर नहीं है, फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं है, फिर भी बदल जाता है।